आज के इस वीडियो में एक ख़ास म्यूचुअल फ़ंड के ऊपर हम बात करने वाले हैं। फ़ंड के डिटेल्स को देखेंगे, उसके बेसिस पे हम ये डिसीज़न लेने की कोशिश करेंगे कि क्या इस फ़ंड में अगर हम पैसे बनाना चाहें तो कहां तक सही रह सकता है, किस हद तक के इस फ़ंड में पैसे बन सकते हैं। फ़ंड का नाम है आदित्य बिरला सन लाइफ इक्विटी PSU फ़ंड। पूरे डिटेल्स मैं आपके सामने रखने वाला हूं, किस तरीके से इसके इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है और किस हद तक हम पैसे बनाने में कामयाब हो सकते हैं। सारा कुछ अगर आपको जानना है तो वीडियो में लास्ट तक के बने रहें। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट आपके लिए लेकर आता रहता हूं। एक्चुअली ये सवाल आया था स्वपन कुमार जी की तरफ से। उन्होंने कहा था कि आदित्य बिरला सन लाइफ इक्विटी PSU फ़ंड को लेकर ज़रूर वीडियो बनाइए, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। बट आप ये मत समझिए कि इस वीडियो से उनको ही फ़ायदा होने वाला है। मुझे मालूम है कि जो भी केयरफुली इस वीडियो को देखेगा उन्हें फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपके सामने फ़ंड के डिटेल्स रखता हूं। सबसे पहले अगर इसके AUM की बात की जाए तो 3,330 करोड़ के AUM है। उसके बाद बात आती है कि फ़ंड एज की। आपने देखा कि फ़ंड साइज़ बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि इस फ़ंड के अभी ज़्यादा एज भी नहीं हुए हैं। 4 साल 3 महीने हुए हैं, सिर्फ 4 साल 3 महीने। रिटर्न्स की बात करूँ तो पिछले 1 ईयर में इस फ़ंड ने 96.78% का रिटर्न्स दिया है। 96.78% का रिटर्न्स रहा है। पिछले 3 ईयर्स में इस फंड ने 43.04% का रिटर्न्स दिया है, मतलब 43.04% का रिटर्न्स दिया है। अब ज़रा इसके एसेट एलोकेशन की बात की जाए तो इक्विटी में ये 90.96% पैसे निवेश कर रहा है, मतलब इक्विटी में निवेश कर रहा है 90.96%, तो मतलब 91% आप मान सकते हैं अपनी पोर्टफोलियो का। डेट में ये बिल्कुल ही पैसे नहीं लगा रहा है। उसके बाद अदर जगहों पे इन्होंने 9.04% पैसे लगा रहे हैं। अब अदर्स में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। उसके बाद अगर मार्केट कैप वेटेज की अगर बात की जाए कि लार्ज कैप में कितना निवेश किया जा रहा है, मिड कैप और स्मॉल कैप में कितने निवेश किए जा रहे हैं। सबसे पहले अगर लार्ज कैप की बात करें तो लार्ज कैप में ये 68.66% पैसे अपनी पोर्टफोलियो का लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। उसके बाद मिड कैप में 21.40% पैसे लगा रहा है। स्मॉल कैप की अगर बात की जाए तो 11.32%, मतलब 11.32% पैसे स्मॉल कैप में लगा रहे हैं। उसके बाद एक्सपेंस रेशियो की अगर बात की जाए तो 0.53% है, जो कि मुझे लगता है कि फंड के हिसाब से ठीक ठाक है। एग्जिट लोड की बात करें तो 1% है। अगर आप 30 दिनों के अंदर अपने पैसे को रिडीम करते हैं तो 1% आपको एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा। तो ये सारे फंड के बेसिक डिटेल्स हो गए जो मैंने आपको बता दिया है। अब इसके अलावा कुछ और जो कि इंपॉर्टेंट बातें हैं उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत होती है। अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या किसी भी सेक्टरल एंड थीमेटिक कैटेगरी के फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन सारी बातों पे आपको ध्यान देना चाहिए। इस फंड की अगर मैं बात करूं तो ये भी एक सेक्टरल एंड थीमेटिक कैटेगरी की फ़ंड है, जो कि PSU के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने वाला है, या इस तरह के थीम पे जो भी कंपनीज़ काम करने वाली हैं उनके स्टॉक्स में ये अपने पैसों को निवेश करने वाले हैं। अब देखिए, सेक्टरल एंड थीमेटिक कैटेगरी के जो फंड होते हैं ना, कभी कभी ये डिपेंड करता है कि मार्केट किस हिसाब किताब से है और जिस सेक्टर में वो अपने पैसे को निवेश कर रहा है वो सेक्टर का परफॉर्म किस हिसाब किताब से है। मानकर चलिए कि PSU के सेक्टर में अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट कर रहा है। PSU के सेक्टर में अगर तेज़ी रही तो ऑफ कोर्स यहाँ पर रिटर्न्स बहुत ही हेवी बनते हैं, मतलब बहुत ही बेस्ट रिटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। प्रॉब्लम यह है कि बराबर एक सेक्टर में तेज़ी थोड़ी रहेगी, ऐसा तो पॉसिबल होता नहीं है और है भी नहीं, क्योंकि कभी किसी सेक्टर में तेज़ी रहती है, कभी किसी सेक्टर में तेज़ी रहती है। तो किसी पर्टिकुलर एक सेक्टर में तेज़ी रहना लॉन्ग टर्म तक ये मुमकिन नहीं होता है, ज़्यादातर ये देखा गया है। तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर सोचने समझने की ज़रूरत ये है, ये सारे जो फंड होते हैं इस कैटेगरी के वो काफ़ी रिस्की होते हैं, क्योंकि इक्विटी में आपके पैसे जा रहे हैं। दूसरी बात, पर्टिकुलर एक सेक्टर में आपके पैसे लगने वाले हैं और एक सेक्टर में जो भी कंपनीज़ हैं उनके स्टॉक्स में आपके पैसे लगने वाले हैं। दूसरी बात, या नहीं तो एक सेक्टर हो या ना हो, सेम थीम के कंपनी में आपके पैसे लगने वाले हैं। सेक्टर कोई सा भी हो सकता है, थीम हो सकता है एक ही हो, तो मतलब PSU के थीम पे जो भी कंपनीज काम कर रही हैं उनके भी स्टॉक्स में आपके पैसे लगने वाले हैं। तो इस बात को बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए आपको। प्लस दूसरी बात ये आती है कि क्या लॉन्ग टर्म में यहाँ पर पैसे बनाने के लिए इस तरह के जो फंड होते हैं वो सही होते हैं या नहीं होते हैं। देखिए, यहाँ पर तो मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि लोगों की अपनी अपनी अलग अलग पसंद होती है और इन्वेस्टमेंट करने के अलग अलग मकसद होते हैं, अलग अलग रीजन्स के साथ लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आप ये देखिए कि आपके लिए ज़्यादा सूटेबल कौन है।
हैं। लेकिन जनरली अगर मैं बात करूं कि नॉर्मल जो फंड होते हैं और एक सेक्टरल एंड थीमेटिक कैटेगरी के जो फंड होते हैं, उनमें अगर स्मॉल कैप मिड कैप से अगर कंपेयर करके देखा जाए कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए हम मिड कैप में और स्मॉल कैप में निवेश करें या फिर सेक्टरल एंड थीमेटिक कैटेगरी में निवेश करें, मतलब बेस्ट कहाँ पर होगा, तो मेरे ख्याल से मिड कैप और स्मॉल कैप ज़्यादा बेटर होंगे सेक्टरल एंड थीमेटिक कैटेगरी के फंड से। और अगर आपका विज़न बहुत ही लंबा है, जैसे 8 साल हो गए, 10 साल, 12 साल, 14 साल या इससे भी ज़्यादा, तो वहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि इतने लंबे समय के लिए आपको सेक्टरल एंड थीमेटिक कैटेगरी के फ़ंड में जाना चाहिए। मैं कहता हूँ कि इतना रिस्क आप सेक्टरल एंड थीमेटिक कैटेगरी के फ़ंड में लेंगे तो ठीक है। अगर सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा तो मैंने शुरू में ही कहा था कि रिटर्न्स यहाँ पर बहुत ही बेस्ट देखने को मिलेंगे। इवन स्मॉल कैप से भी अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं अगर सेक्टर अच्छा कर रहा है तो, परफॉर्म अच्छा है तो। लेकिन अगर सेक्टर बुरा जा रहा है तो समझ लीजिए कि बहुत ही बुरे नतीजे निकलने वाले हैं वहाँ पर। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप बहुत ही लंबे समय के लिए जाने वाले हो तो मिड कैप और स्मॉल कैप के साथ जाना ज़्यादा बेटर रहेगा कंपैरिजन टू सेक्टरल एंड थीमेटिक कैटेगरी के फंड्स। और एक और भी ख़ास बात मैं बताता हूँ इस फंड के बारे में। इस फंड की जब आप रेटिंग देखेंगे ना तो बिल्कुल ही रेटिंग अवेलेबल नहीं है, जबकि कुछ ना कुछ रेटिंग होनी चाहिए। 3-4 साल हो गए तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ रेटिंग होनी चाहिए। प्लस आप देखिए फंड साइज़ तो वो भी काफ़ी छोटा है, जबकि अगर बहुत अच्छा परफॉर्म होता तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आने चाहिए। दूसरी बात, जब हम किसी भी फंड को एनालाइज करते हैं या उसके डिटेल्स को देखते हैं तो परफॉर्म सबसे पहले देखना होता है कि परफॉर्म इसका कैसा रहा है। जब इसके परफॉर्म को देखेंगे, और परफॉर्म कैसे देखते हैं, हम यही चेक करते हैं ना कि कोई भी फंड अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अगर कर पा रहा है तो कितने परसेंटेज के साथ कर पा रहा है। जब इस चीज़ को आप चेक करेंगे इस फंड में तो आपको पता चलेगा कि लगभग हर टाइम ड्यूरेशन में इसने अपने बेंचमार्क को बीट नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा अच्छी बात नहीं होती है किसी फंड के लिए। एक बात मैं और भी यहाँ पर क्लियर कर देना चाहूँगा बेंचमार्क को लेकर कि कई सारे लार्ज कैप ऐसे होते हैं जो अपने बेंचमार्क को बीट नहीं करते हैं, तो वो लार्ज कैप है, समझ रहे। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई लार्ज कैप भी बहुत सारे टाइम ड्यूरेशन में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं करते तो क्या वो भी ख़राब होते हैं? भाई वो लार्ज कैप है, समझ रहे। उसमें और सेक्टरल एंड थीमेटिक कैटेगरी के फंड्स में ज़मीन और आसमान के फ़र्क होते हैं। लार्ज कैप के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पर बड़ी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि लार्ज कैप कैटेगरी के जो फंड्स होते हैं वहाँ पर लिमिटेड स्टॉक्स हैं फंड मैनेजर के पास, उनके पास ज़्यादा स्टॉक्स नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। मतलब किसी भी सेक्टरल एंड थीमेटिक कैटेगरी के फंड्स के साथ ये कंडीशंस नहीं है। यहाँ पर सेक्टर तो एक होते हैं लेकिन उस एक सेक्टर में बहुत सारी कंपनीज होती है या सेम थीम के ऊपर काम करने वाली अदर सेक्टर की भी कंपनी है, उसमें भी सेक्टरल एंड थीमेटिक कैटेगरी के फंड्स के पैसे लग सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो फाइनली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सेक्टरल एंड थीमेटिक कैटेगरी के फंड्स लॉन्ग ड्यूरेशन में अपने बेंचमार्क को तो बीट करना चाहिए, जो कि इस फंड ने नहीं किया है। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा ख़राब लगा। तो जस्ट लाइक ये सारा मेरा अपना खुद का ओपिनियन है, बट आप इन सारी चीज़ों के बारे में क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक के रूप में कमेंट सेक्शन में आकर हमें इन्फॉर्म ज़रूर करिएगा। मैं इंतज़ार करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे लगता है कि जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन फिर भी अगर कुछ आपको लग रहा है कि बाकी रह गया है, इसके बारे में बात होनी चाहिए जो कि नहीं हुई है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी प्यार दे सकते हैं, वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैसेज करिए, वॉइस कॉल करिए, हर चीज़ रिप्लाई 100 to 10% मिलेगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।